हेलो, मैं अनिल कुमार। इस लेक्चर में हम एम करीम के वेक्टर का सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक ही लेक्चर में देने जा रहा हूं। इसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ट्रिकली मेथड से इजी तरीका से समझाया गया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और एक ही साथ वेक्टर का कॉन्सेप्ट, इसमें इजी से लेके हाई लेवल तक का सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया गया है। बस स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r एंड इफ वेक्टर p का मैग्नीट्यूड इक्वल टू r का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। क्वेश्चन में कह रहा है हमें रिजल्टेंट वेक्टर r दिया है जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि p का जो मैग्नीट्यूड है q का मैग्नीट्यूड और r, मतलब वेक्टर p का मैग्नीट्यूड, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड तीनों इक्वल है। तो p और q के बीच का एंगल क्या होगा? तो हमने मान लिया थीटा। तो हमने रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला जानते हैं, हमने तो ये जानते हैं रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला r इक्वल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो हमें देखो हुआ पी क्यू और आर तीनों इक्वल दिया है, तो हर जगह हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह पर भी आर दे सकते हैं आर स्क्वायर, क्यू की जगह पर भी आर दे सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2r इंटू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। आर स्क्वायर दो बार है, तो यहीं से आ गया आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो गौर से देखें तो माइनस आर स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाइड में डिवाइड में आ जाएगा, 2r स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा। आर स्क्वायर कट गया तो देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया -1/2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि कॉस 120 डिग्री का मान होता है -1/2, इसलिए ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू r, यहाँ भी दे दिया है रिजल्टेंट r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। इसमें कहता है कि p का मैग्नीट्यूड प्लस q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है r का मैग्नीट्यूड। कहीं पर लिख सकते हैं r इक्वल टू दे दिया हमें p प्लस q। तो इसमें जब हम मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू, दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो p प्लस क्यू, ये रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। देखो पी स्क्वायर को जब हम LHS में रहेंगे तो माइनस पी स्क्वायर आएगा, तो प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये दोनों कट गया, क्यू स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से आ गया 2pq इक्वल टू 2pq
कॉस थीटा। तो यहाँ से आ गया हुआ 2PQ बटे 2PQ बराबर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1, क्योंकि कट गया, इसीलिए देयरफॉर थीटा इक्वल टू आ गया 0 डिग्री। ध्यान देना होगा, ये जो होता है ये तो फॉर्मूला थ्योरी में पढ़ाया गया है किसी दो वेक्टर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का, और क्वेश्चन में r इक्वल टू जो हमें ये दिया हुआ था अलग से, यही वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करके हम इसका सॉल्यूशन किए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें भी थर्ड नंबर में वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू r एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो इसमें देखते हैं, तो r इक्वल टू गिवेन है वेक्टर p प्लस वेक्टर q, और यहाँ पर हमें दे दिया है r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर जो q स्क्वायर, मतलब r रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड स्क्वायर बराबर वेक्टर p का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला जानते हैं, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। यहाँ जब हम स्क्वायर हटाएंगे, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया रूट ओवर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, सॉरी रूट तो हट गया, तो यहाँ से लिखेंगे पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर अब प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमें गिवन है पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, तो यहाँ रख देते हैं, तो लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो अगर यहाँ से देखें हम, तो इधर आएगा तो कट जाएगा, क्योंकि पी स्क्वायर था, आर स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस किए हैं, क्यू स्क्वायर कट जाएगा, तो इधर बच गया 0, इधर आ गया 2PQ कॉस थीटा। तो लिख सकते हैं 0 बटे 2PQ बराबर कॉस थीटा। तो हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसीलिए आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, एट वाट एंगल 3 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड में एक्सो डेट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब हुआ कि एट वाट एंगल 3 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लिया कि हमारे पास तीन वेक्टर है ए बी और सी है, तीनों का मैग्नीट्यूड जो है बराबर दिया है, कहता है इक्वल मैग्नीट्यूड, हमने बराबर मान लिया, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। कहता है सबके बीच का एंगल क्या होना चाहिए था, हम एक से कर लेते हैं, तो हमें कहता है क्वेश्चन में सो देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, रिजल्टेंट इक्वल टू 0 मतलब तीनों का जोड़ 0, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू माइनस वेक्टर सी। आप कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड, इसलिए लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा माइनस वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा इक्वल टू, इसका भी सी आ जाएगा, क्योंकि किसी वेक्टर को अगर इसको ए लिखते हैं, इसका डायरेक्शन पलटा देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है वेक्टर माइनस ए, लेकिन दोनों केस में मैग्नीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड सी हो जाएगा, यहाँ से हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, इधर रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर। हमें दिया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसलिए ये दोनों तो कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया बी की जगह पर भी ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2A इंटू ए कॉस थीटा इक्वल टू 0।
तो यहाँ से लिख सकते हैं तो 2a² cos थीटा इक्वल टू आ गया -a²। तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू -a²/2a²। इसलिए देखो तो cos थीटा इक्वल टू आ गया -1/2। तो थीटा इक्वल टू आ गया थीटा इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। इसी तरह से हम निकाल रहे हैं तो ए और बी के बीच का एंगल आया ये, तो ए और बी के बीच का एंगल आया 120 डिग्री। इसी तरह बी सी के साथ है, सबके इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे 120 डिग्री का एंगल आ जाता है। तो नोट में हमें याद रखना है, कि जब तीन वेक्टर रहे, जैसे मान लो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया और वेक्टर सी हो गया, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और सभी कोण 120 डिग्री का हो जाए, 120 डिग्री ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, तब जाके जो है तीनों वेक्टर का जो जोड़ होता है, मतलब रिजल्टेंट जो होता है वो 0 होता है। इसको याद रखना है। कहता है ए फोर्स एफ इज डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, कैलकुलेट इट्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। कहता है मान लो कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन है। तो कहता है एक फोर्स है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है एफ। तो एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। तो इसमें कह रहा है क्या, एक्स कंपोनेंट निकालो। तो यहाँ से देखें एक्स एक्सिस से 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो अगर हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो लिखेंगे एफ का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, थीटा यहाँ 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ से एफ कंपोनेंट जो आ गया एफ गुने कॉस 90 का मान 0 इक्वल टू 0। याद रखना। वैसे भी देखो इस वेक्टर एफ का झुकाव जो है प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की ओर बिल्कुल नहीं बनता है, तो लॉजिकली भी बोल सकते थे इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेक्टर p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है वेक्टर p माइनस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। वेक्टर p और वेक्टर q के बीच का एंगल क्या है। तो हमें तो गिवेन है क्वेश्चन में कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आ जाएगा √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, और माइनस का लगाएंगे फॉर्मूला, इसका आ जाता है p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। अब दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर करेंगे तो वो हट जाएगा, इसलिए आ जाएगा p² जोड़ q² प्लस 2pq cos थीटा बराबर p² प्लस q² माइनस 2pq cos थीटा। रूट कैसे हट गया, तो इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से रूट खत्म, p² से p² कट गया, q² से q² कट गया, बच क्या गया 2pq cos थीटा बराबर माइनस 2pq cos थीटा। इसको LHS में ले जाते हैं तो 2pq cos थीटा ये माइनस में है तो इधर आगे प्लस में आ जाएगा 2pq cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 4pq cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 0/4pq इक्वल टू 0। तो देखो तो cos थीटा इक्वल टू जो 0 आ गया, इसका मतलब है cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए थीटा इक्वल टू आ जाएगा
90 डिग्री। आंसर। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कहता है कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेज बी इक्वल टू 0। इसको देखना है हुआ, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और वेक्टर सी है। ए का मैग्नीट्यूड ले लो 5, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लो 6 और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ले लो 8। तो यहाँ हमारे पास अगर r इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इस रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम मान आएगा वो ए प्लस बी आएगा और मिनिमम जो आएगा वो ए माइनस बी आएगा। इस हिसाब से देखें तो इसमें मैक्सिमम मान अगर इसका हम मान लिए 5, इसका लिए 6, तो 5 + 6 11 आ गया, इसका आ गया 5 माइनस 6 1 आ गया, मोड लगा हुआ है। तो इसका मतलब है इस r का मैग्नीट्यूड जो है 1 से 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, एक समय है जो 8 भी आएगा। उस समय क्या करेंगे, अगर वेक्टर सी इस दिशा में रहे और वेक्टर r इस दिशा में रहे, उस समय इसका मैग्नीट्यूड 8 है, इसका मैग्नीट्यूड 8 है, तो इस समय दोनों अगर इक्वल एंड अपोजिट हो गया तो इस समय r प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब दो इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे से अरेंजमेंट हो तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आता है, 0। इस तरह कह सकते हैं। अब देखो वह यहाँ तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं था, इसलिए कहता है कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेज बी इक्वल टू 0। अनइक्वल फोर्सेज तो हाँ 0 हो सकता है, बशर्ते क्या है हुआ कि ये वैल्यू जो है 8 11 और 1 के बीच में होना चाहिए। कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है जब किसी दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दो वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मैक्सिमम मान और मिनिमम मान के बीच में आना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में आना चाहिए। कहने का मतलब हुआ तो मान लो इस तीनों वेक्टर में से तीनों का मैग्नीट्यूड किसी का इक्वल नहीं है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, सब अनइक्वल है। तो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो सी का मैग्नीट्यूड ले लो, ये इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में आना चाहिए। तो मतलब ए प्लस बी ऐसे आना चाहिए। जब इस कंडीशन को फॉलो करेगा तो 0 हो सकता है, अन्यथा 0 नहीं होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन है इस थ्योरी पे आधारित, उसको देख लेते हैं। कहता है देयर आर 3 फोर्सेज 4 न्यूटन 5 न्यूटन और 10 न्यूटन कैन देयर रिजल्टेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो अगर वेक्टर ए इक्वल टू हम मान लिए 4 न्यूटन, वेक्टर बी इक्वल टू ले लिए हम 5 न्यूटन और वेक्टर सी इक्वल टू ले लिए हमने 10 न्यूटन। तो इस दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो मैक्सिमम मान जो आएगा अधिकतम रिजल्टेंट वो आ जाएगा 4 + 5 9 और मिनिमम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 - 5, मतलब 4 और -5 का मोड लगाएंगे तो आ जाएगा 1। तो देखो ये जो हमारा सी जो है 1 और 9 से बाहर हो गया, इसीलिए इसमें जो है इसमें ए प्लस बी और प्लस सी जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए आंसर इसका नो हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है देयर आर 3 फोर्सेज 4 न्यूटन 6 न्यूटन 8 न्यूटन कैन देयर रिजल्टेंट
v इक्वल टू 0। क्या इसका रिजल्टेंट इक्वल टू 0 हो सकता है? इस केस में देखें तो अगर हम मानते हैं वेक्टर a इक्वल टू 4 न्यूटन और वेक्टर b इक्वल टू 6 न्यूटन और वेक्टर c इक्वल टू 8 न्यूटन, इसमें अगर इस दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेंगे तो इसका मैक्सिमम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 10 न्यूटन और मिनिमम आ जाएगा 2 न्यूटन। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8 जो देखो 8 2 और 10 के बीच में है, तो इसमें हो सकता है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c इक्वल टू 0। क्या है ये? पॉसिबल है। इसमें आंसर यस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन द रिजल्टेंट ऑफ 2 अनइक्वल फोर्सेज बी इक्वल टू 0। तो इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि मान लो हुआ कि दो वेक्टर जब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये मतलब अगर r इक्वल टू रहता है जब वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो इसका रिजल्टेंट मिनिमम जो आता है वो आता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड मोड। इसका मिनिमम रिजल्टेंट 0 लाने के लिए क्या होना पड़ेगा? a और b का मैग्नीट्यूड बराबर होना पड़ेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। मतलब दो वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और एक दूसरे का अपोजिट होता है, इसी में मान लो कि अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो इस केस में a प्लस b क्या आ जाएगा? 0 आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा का मान कितना दिया है? 180 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कैन ए ईस्टवार्ड डायरेक्टेड फोर्स, कहता है एक फोर्स जो है वो पूरब की ओर है दिशा, बैलेंस्ड बाय नॉर्थवर्ड डायरेक्टेड फोर्स। क्या ये वो? देखो अगर कोई फोर्स ईस्ट की तरफ लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए वेस्ट की तरफ लगाना पड़ेगा। ये जो अगर कोई नॉर्थ की ओर लग रहा है फोर्स, तो ये नॉर्थ की तरफ जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स इसको तो कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए ये फोर्स चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कैन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज 10 न्यूटन 16 बी इक्वल टू। जैसे मान लो वेक्टर एक दे दिया है हमें 10 न्यूटन और वेक्टर बी दे दिया है 6 न्यूटन। अगर इसमें रिजल्टेंट लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका अगर मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आएगा 10 प्लस 6 मतलब 10 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 16। और इसका जो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 10 माइनस 6 इक्वल टू, ये मोड का साइन है 4। 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। इसका मतलब r का वैल्यू जो है 4 और 16 के बीच में आएगा। 4 ये आंसर यस होगा, ये आंसर यस होगा, ये यस होगा और ये नो हो जाएगा और ये नो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका 4 से कम नहीं हो सकता है, 16 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए देखते हैं कहते हैं इन द एबव प्रॉब्लम व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। इसमें मिनिमम वैल्यू देखें तो मिनिमम वैल्यू हमें 4 आया है, मैक्सिमम वैल्यू 16 आया है। देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जो आया है हमें 4 न्यूटन और मैक्सिमम वैल्यू आया है 16 न्यूटन। इस सब का कॉन्सेप्ट थ्योरी में पढ़ाया जाता है अच्छा से। इस क्वेश्चन में कहता है द मैक्सिमम एंड मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर रिस्पेक्टिवली 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। कहता है क्या? मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब ये हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज रिस्पेक्टिवली 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन। मान लेते हैं कि वेक्टर ए का वैल्यू दिया है x और वेक्टर b का वैल्यू दिया है y। इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो लिखेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b
जब इसका हम मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो हम लिख देंगे a प्लस बी, मतलब हम x प्लस वाई लिख सकते हैं जिसका मान दिया है कितना 16, तो 16 समीकरण 1 हो गया। और दूसरा कहता है मिनिमम, जब हम मिनिमम लिखेंगे तो हम लिखते हैं a माइनस बी, तो हम लिख देंगे x माइनस वाई जिसका मान दिया है 4 न्यूटन, 4 समीकरण 2 हो गया। अब हम यहाँ से देखें फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण को, तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन का आ गया, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 16 है और x प्लस वाई इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों कट गया तो 2x इक्वल टू आ गया 20। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 20/2 इक्वल टू 10। x का मान 10 आ रहा है तो किसी समीकरण में रख देते हैं, तो हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 इक्वल टू आ गया 6 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए का वैल्यू आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 10 न्यूटन और वेक्टर बी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया 6 न्यूटन। आंसर in the above problem what would be the numerical value of the resultant if two forces act at right angle to each, मतलब हम जो पिछला क्वेश्चन निकाले हैं उसमें ए का मैग्नीट्यूड आया 10 न्यूटन और वेक्टर बी का आया 6 न्यूटन। अब कहता है अब ये दोनों वेक्टर और एक दूसरे के 90 डिग्री पर रहे ऐसे, देन इफ टू फोर्सेस एक्ट्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जब 90 डिग्री पर है तब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये आर आ गया, तो इसमें लिखेंगे, इसमें थीटा इक्वल टू कितना दे दिया है 90 डिग्री। तो हम जानते हैं जब वेक्टर आर इक्वल टू लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ से आ गया आर इक्वल टू ए का वैल्यू दे दिया है 10² बी का वैल्यू 6² प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 और कॉस हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से देखें 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ से आ जाएगा 120 गुने 0, तो गुना वाला टर्म सब जीरो हो जाएगा क्योंकि गुना 0 से हो रहा है। तो यहाँ से आ गया 136 प्लस 0 मतलब √136। तो देखो इसका स्क्वायर रूट 12 से कम 11 से ज़्यादा आएगा, तो 11.6 न्यूटन आंसर आ जाएगा। 14 नंबर में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली, मान लो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड दे दिया है 12 न्यूटन, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड दे दिया है 5 न्यूटन और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दे दिया है 13 न्यूटन। 12 न्यूटन, 5 न्यूटन एंड 13 न्यूटन रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः मतलब क्रम से, पी के लिए 12, क्यू के लिए 5 और आर के लिए 13। कहता है आर इक्वल टू दिया है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, एंगल निकालना है मतलब थीटा। यहाँ मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। तो यहाँ से देखें तो आर का दे देंगे हम 13, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा p का 12² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 12 गुना 5 और cos थीटा। तो यहाँ से गया इसका स्क्वायर 169 आ जाता है, इसका आ जाता है 144 25 प्लस यहाँ से आ गया 120। तो देखें तो 169 इक्वल टू आ जाएगा 169 आप 21 169
कॉस थीटा बराबर 0/120 मतलब 0। तो अगर कॉस थीटा का मान 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। आंसर इस क्वेश्चन देखिए, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स पी वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर रिस्पेक्टिवली 3 न्यूटन 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। मतलब वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड दे दिया है 3 न्यूटन, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड दे दिया है 4 न्यूटन और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड दे दिया है 5 न्यूटन। कहता है इसमें कि अगर वेक्टर आर इक्वल टू दिया है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के बीच के एंगल को हम थीटा बोलते हैं, थीटा इक्वल टू व्हाट। यहाँ वही फॉर्मूला लगा देंगे मैग्नीट्यूड निकालने का, तो रूट ओवर पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ कॉस थीटा। तो यहाँ से दे देंगे तो आर का मैग्नीट्यूड तो 5 है, तो आ जाएगा 5, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 और कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें तो आ जाएगा 25 इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 24 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें तो 25 इधर भी आ जाएगा 16 9 25 प्लस 24 कॉस थीटा। तो दोनों तो कट जाएगा, इधर 0 बच जाएगा, तो 0 आ गया 24 कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें तो 24 कॉस थीटा बराबर 0 आ गया, मतलब कॉस थीटा बराबर आ गया 0/24 मतलब 0, तो थीटा इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हम ये देखते हैं, अगर ये वेक्टर पी हो गया और ये वेक्टर क्यू हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट जो आएगा पैरेललोग्राम लॉ का पालन करेगा, तो ये रिजल्टेंट आ गया। इस एंगल को हम अल्फा कहेंगे। तो कहता है इसका मैग्नीट्यूड आ गया 5, इसका दिया है 3, इसका दिया है 4। तो यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये भी क्या आ जाएगा 4। तो कहता है 18 नंबर क्वेश्चन में, इन द एबव प्रॉब्लम व्हाट कुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर आर। पी और आर के बीच का एंगल निकाला, वो भी कॉस में दिया है। तो अगर यहाँ से हम लिख लेंगे कॉस अल्फा इक्वल टू, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटा कर्ल, तो 3/5 आ गया। तो अल्फा इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स 3/5 आंसर। in the given figure, two numerical equal forces acting as shown what is the magnitude of the resultant। तो इसको अगर हम वेक्टर ए बोलते हैं, इसको वेक्टर बी, तो दोनों वेक्टर हेड टेल कनेक्ट है। तो हम जानते हैं हमारे पास जो थीटा लेते हैं ये लेते हैं, इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 होता है और ये 60 दिया है। क्योंकि वो जब हम आर इक्वल टू लिखते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और इसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसमें देखना कि हम जो ट्रायंगल लॉ लगाए थे, तो ये एंगल लिए थे बाहरी एंगल दोनों डायरेक्शन के बीच, तो ये रिजल्टेंट आता था। इसमें भी क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, क्योंकि हेड के पास हेड ये आ गया रिजल्टेंट। हम इसमें इस लगाएंगे तो आर इक्वल टू लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर प्लस 2 × 100 × 100 और कॉस कितना डिग्री देंगे, तो 120 डिग्री देंगे, 60 नहीं देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूला में ये एंगल जो लेते हैं वो ये एंगल लेते हैं, ये बाहरी एंगल दोनों के डायरेक्शन के
बीच का एंगल, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, इसका डायरेक्शन इधर हो गया, दोनों के बीच का एंगल तो ये हो गया। तो इसी तरह यहाँ से आर इक्वल टू लिखेंगे तो आ जाएगा 100 का स्क्वायर 2 बार है, तो ऐसे भी लिखते हैं 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 स्क्वायर माइनस 1/2 कॉस 120 का मान, एक दो तो कट जाएगा। तो यहाँ से आर आ गया 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो माइनस 100 स्क्वायर आ जाएगा, तो एक तो कट ही गया। तो यहाँ से आर का मैग्नीट्यूड आ गया 100 न्यूटन। इसमें एक चीज़ देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हम ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाय 2, तो 2 इंटू 100 और कॉस 120 डिग्री बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो 2 इंटू 100 और कॉस आ गया 60 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे तो 2 इंटू 100 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, तो इसलिए आर का मैग्नीट्यूड आ जाता है 100 न्यूटन आंसर। इस क्वेश्चन में कहता है इट इज़ पॉसिबल एम क्रॉस एम इक्वल टू एम, तो हम जानते हैं वह ए क्रॉस बी इक्वल टू जो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर एन। हम जानते हैं कोई भी वेक्टर अगर ए है तो ये अपने आप से पैरेलल होता है, तो अगर इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल बोलें तो हम क्या लिख देंगे 0 डिग्री। तो हमारे पास दिया है कि एम क्रॉस एम, तो जब हम एम क्रॉस वेक्टर एम लिखेंगे, वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर एम लिखेंगे तो एम का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री यूनिट वेक्टर एन। तो यहाँ से देखें तो एम क्रॉस एम जो आ रहा है, सॉरी यहाँ पर साइन 0 डिग्री देंगे, यहाँ पे साइन 0 डिग्री देंगे। यहाँ पर देंगे साइन 0 डिग्री, क्योंकि एम वेक्टर एम अपने आप में पैरेलल होगा, तो यहाँ से आ जाएगा एम इंटू एम इंटू 0 यूनिट वेक्टर एम, तो यहाँ पर आ गया 0, तो एम क्रॉस एम इक्वल टू क्या होगा 0। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि एम क्रॉस एम इक्वल टू एम वेक्टर, मतलब एम वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 होगा। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसे 0 या नल वेक्टर कहते हैं, ये हो गया नल वेक्टर। तो 21 क्वेश्चन देखें, तो कहता है पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय 4 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मान लो कोई पार्टिकल यहाँ चलना स्टार्ट किया और 5 मीटर का दूरी 4 मीटर जो रहता है साउथ वेस्ट, जानते हो ब्लैक बोर्ड है कहीं पर हो, कॉपी किताब ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड, ऊपर नॉर्थ होता है, दाएं तरफ ईस्ट होता है, बाएं तरफ वेस्ट होता है और नीचे साउथ होता है। तो कहता है 4 मीटर की दूरी जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम तो ये कोना हो गया 4 मीटर की दूरी का, एंड देन बाय 5 मीटर ईस्ट, पार्टिकल तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से पूरब की ओर जाएगा तो 5 मीटर दाएं की तरफ जाएगा, ये 5 मीटर का दूरी गया। इसके बाद कहते हैं लास्टली अंत में थ्रू 6 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ पूरब से उत्तर की ओर, तो पूरब से 60 डिग्री के कोण बना के उत्तर की ओर, तो इधर से बनाया 60 डिग्री के कोण और चल दिया इधर, कितना 6 मीटर का दूरी। कहते हैं कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे
तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, एंडिंग पॉइंट यहाँ है। जानते हैं कोई वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को छोड़कर हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये आ गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट, डी इसको कहते हैं। अब इसको ए वेक्टर मान ले, इसको बी वेक्टर मान ले, इसको सी, तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा। बस गौर से देखना होता है कि यहाँ जो एंगल बना रहा है इक्वल बना रहा है। तो इस सबको क्या करेंगे हम कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के अलजेब्रा फॉर्म वेक्टर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म से। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया। वेक्टर ए इसको मान है तो एक वैसे ले लिए जिसका मैग्नीट्यूड है कितना 4, ये 45 और ये 45 डिग्री क्योंकि बीच से निकल रहा है। अगर इधर पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट, और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। तो अगर यहीं से हम ए एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो लिखेंगे ए कॉस 45 डिग्री, तो ए का वैल्यू आ गया 4 और कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। इसी तरह अगर वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो आ जाएगा ए, इससे भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो कॉस 45 डिग्री, तो आ गया 4 और कॉस 45 का 1/√2 तो आ गया 2√2। इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू लिखेंगे तो 2√2 माइनस आई की तरफ है और प्लस 2√2, ये भी वाई कंपोनेंट भी निगेटिव की तरफ है तो माइनस जे आ गया। यहाँ से देखें तो वेक्टर ए इक्वल टू आ गया -2√2 आई और -2√2 जे। इसी तरह हम क्या लिख देंगे वेक्टर बी, तो वेक्टर बी जो हमारा है ये बिल्कुल एक्स एक्सिस की ओर है। ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है। तो वेक्टर बी इक्वल टू लिख देंगे 5i कैप प्लस 0j कैप। इस तरह वेक्टर सी निकालेंगे। तो वेक्टर सी अगर हम लिखेंगे तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वेक्टर सी जो बना रहा है कितना डिग्री का कौन बना रहा है 60 डिग्री का, इसका मैग्नीट्यूड है 6। तो यहाँ से लेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ से लंब डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो ये वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो यहाँ सी है तो सी एक्स लिखते हैं और सी वाई लिखते हैं। तो सी एक्स जो आ जाएगा सी कॉस 60 डिग्री, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड है 6 गुने 1/2 आ गया 3, इसलिए सी का वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो सी या कॉस, ये 60 है तो इधर आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू √3/2, तो यहाँ से कट गया तो आ गया 3√3। तो वेक्टर सी इक्वल टू आ गया, दोनों कंपोनेंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए आ गया 3i कैप प्लस 3√3j कैप। अब हम देखें हमारे पास सभी वेक्टर जो आ गया, वेक्टर ए इक्वल टू आ गया, वेक्टर ए इक्वल टू -2√2i और -2√2j। वेक्टर बी इक्वल टू आ गया 5i प्लस 0j, और वेक्टर सी जो आ गया वो 3i प्लस 3√3j। अपने का जो रिजल्टेंट आएगा डी वो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। कहने का मतलब ये हुआ जब इस दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा और इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। तो मतलब डी में क्या आ रहा है, ये हमें ए प्लस बी है और ये सी है तो ये डी जो आ रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी तरह देखें यहाँ पे तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो वेक्टर डी, तो आई वाले को एक साथ 5 3 8 -2√2
यह सब के कॉमन में आ जाएगा आई कैप, यहाँ से आ जाएगा प्लस 3√3 -2√2 जे कैप। अब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही इसका आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 8 -2√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√3 -2√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ छोटा सा कैलकुलेटर यूज कर लेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5.68 मीटर। इसमें अगर अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट 3√3 -2√2 बाय 8 -2√2। तो अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 3√3 -2√2 डिवाइड 8 -2√2। ये अप्रॉक्स वैल्यू जो आ जाता है 0.456। कहता है कैलकुलेट बॉल रिचेज फ्रॉम M to N आफ्टर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। कहता है एक बॉल जो है M से N तक पहुंच रहा है लगातार विस्थापन के बाद। कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन साइन 37 का मान दिया है और कॉस 37 का मान दिया है। तो हमें जो दिया है साइन 37 डिग्री का मान 0.6 लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 10 तो आ जाएगा 3/5। इसी तरह हम लिखेंगे कॉस 37 डिग्री का मान तो आ जाता है 0.8, पॉइंट हटाएंगे तो आएगा 10 तो मतलब 4/5। इसलिए हम लिख सकते हैं कॉस 53 डिग्री का मान, तो ये भी आ जाता है साइन 37 के मान के बराबर 3/5। ये सब याद करने की चीज़ है। तो यहाँ कहता है कि मान लेते हैं ए से बी तक का वेक्टर ए बोल देते हैं, बी से सी तक का वेक्टर बी बोल देते हैं, सी से डी तक का वेक्टर डी बोल देते हैं, डी से एन तक का वेक्टर ई बोल देते हैं। हमें डिस्प्लेसमेंट तो ये मिलेगा एम वेक्टर एन, तो वेक्टर एम और वेक्टर एम एन जो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसमें एक से अधिक वेक्टर हो गया तो इसमें हम सबको कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। तो सबसे पहले करते हैं वेक्टर ए को ब्रेक, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए हो गया जिसका मैग्नीट्यूड दिया है 10 मीटर, इधर दे दिया है 30 डिग्री, तो इधर हो जाएगा 60 डिग्री। इसका एक्स कंपोनेंट जो होगा ए कॉस 30 डिग्री, तो आ गया 10 गुने √3/2, तो आ गया 5√3। इसी तरह इधर लेंगे ए वाई, तो ए वाई इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस कितना डिग्री है इससे 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आ गया, तो आ जाएगा 10 गुने 1/2 आ गया 5। इसलिए वेक्टर ए इक्वल टू आ गया 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इस तरह वेक्टर बी सी लिखेंगे तो इसमें 7 मीटर है, तो देखते हैं वेक्टर अगर हम बी सी लेंगे, जो वेक्टर बी है वाई एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग है, बिल्कुल ये है वेक्टर बी जो है 7 मीटर, जो कितना है 7 मीटर। तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा, तो वेक्टर बी डायरेक्ट लिख लेते हैं 0 आई कैप प्लस 7 जे कैप। इसी तरह वेक्टर अगर हम सी लिखेंगे तो देखो ये है, इधर वाई
एक्स डैश है, वाई है इधर एक्स डैश है। तो अगर वेक्टर सी लिखेंगे तो इसका देखो जितना भी सी का मैग्नीट्यूड है 15 माइनस की तरफ है, तो आई की तरफ तो -15 आई कैप और प्लस 0 जे कैप। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है इसमें वेक्टर डी में। वेक्टर सी हो गया, मतलब इसका हम नाम जो रखे थे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। तो वेक्टर डी कुछ ऐसे है और इसमें दे दिया है इधर से 37 डिग्री एक्स, तो हम उसी डायरेक्शन से ले लेंगे 37 डिग्री। तो अगर ये 37 होगा तो ये कितना आ जाएगा 53, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है। ये वेक्टर डी है, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया है 5 मीटर। तो इसका अगर एक्स कंपोनेंट लेंगे तो पॉजिटिव की तरफ आ रहा है, वाई कंपोनेंट नेगेटिव की तरफ, क्योंकि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लेते हैं तो इधर वाई डैश लेते हैं। तो इसका इधर डी एक्स कंपोनेंट आ जाएगा, इधर वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो डी एक्स इक्वल टू अगर लिखते हैं तो आ जाएगा डी कॉस 37 डिग्री। तो 5 और कॉस 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5। तो हम दे दिए 4/5, कट गया, आ गया 4। इसलिए वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो आ जाएगा डी कॉस 53 डिग्री। तो यहाँ से आ गया डी का मान 5 और कॉस 53 डिग्री का मान 53 डिग्री का मान आ गया 3/5। 5 से 5 कट गया, आ गया 3। इसलिए वेक्टर डी इक्वल टू लिखेंगे तो 4 पॉजिटिव तरफ है तो आ, और 3 जो है निगेटिव तरफ है तो -3 जे। अब हम सब वेक्टर को लिखे हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू था हमारे पास 5√3i प्लस 5j। वेक्टर बी इक्वल टू था 0i प्लस 7k। वेक्टर सी इक्वल टू है -15i प्लस 0j। वेक्टर डी इक्वल टू है 4i माइनस 3j, 4i कैप माइनस 3j कैप। सबका रिजल्टेंट आएगा वही हमारा आ जाएगा mn। तो mn वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। सबका अगर मैग्नीट्यूड जोड़ेंगे तो mn वेक्टर में तो ये यहाँ से आ जाएगा 15i माइनस 4 आ जाएगा 11 प्लस 5√3i कैप, और यहाँ से आ जाएगा 7 5 12 में से 3j घट जाएगा तो आ जाएगा 9j कैप। इसका अर्थ हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आ जाएगा 11 प्लस 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। यहाँ थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता 9.3 मीटर। इस तरह अगर हम 10 अल्फ़ा का मान निकालेंगे तो आ जाएगा वाई कंपोनेंट बाय एक्स कंपोनेंट 9/11 प्लस 5√3। इस अल्फ़ा का मान लगभग 104 डिग्री आ जाता है। इस क्वेश्चन में कहता है गोल्फर डिप्स the ball into the hole in 3 successive strokes. His first stroke displaces the ball 4 meter north, the second stroke 2 meters southeast, and last one stroke 1 meter southwest. Calculate what displacement was needed to put the ball into the hole on the first stroke। कहता है क्या ग्राउंड आप लोग देखे हुएगा
जहाँ एक हॉल होता है और यहाँ कोई बॉल होता है, इसको मारता है, इसमें गिराना होता है। तो यहाँ जो हॉल होता है इसी को हम क्या कहते हैं, गोल्फर डिप्स। तो इसमें 3 सक्सेसिव स्ट्रोक लगाया जाता है। पहला कहता है 3 लगातार स्ट्रोक। हिज फर्स्ट स्ट्रोक डिस्प्लेस द बॉल 4 मीटर। और मान लो यहाँ से लगाया तो 4 मीटर गया, पहले उत्तर की ओर 4 मीटर। फिर द सेकेंड स्ट्रोक 2 मीटर साउथ ईस्ट इधर हो गया और साउथ इधर हो गया, दोनों के बीच में गया 2 मीटर की दूरी। इसके बाद कहते हैं लास्ट स्ट्रोक 1 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ इधर है और वेस्ट इधर है, तो बीच में ऐसे गया 1 मीटर की। कहता है कैलकुलेट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वाज नीड टू पुट द बॉल इनटू द हॉल ऑन द फर्स्ट स्ट्रोक। कहता है अगर यहाँ से एक ही स्ट्रोक में बॉल को हॉल, अगर यहाँ पर हॉल था तब का पहुँचा तो ये जाता। तो अगर इसको हम वेक्टर ए बोलते हैं, इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी, तो ये वेक्टर डी आ गया। तो वेक्टर डी का जो रिजल्टेंट आएगा ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा यही डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो वेक्टर ए इक्वल टू अगर हम लिखेंगे ये पूरे ए 4 मीटर जो है उत्तर की ओर वाई एक्सिस में है, तो वेक्टर ए इक्वल टू लिख दिए हम 0i प्लस 4j। अगर हम वेक्टर बी का लिखेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर बी को अगर रिजॉल्व करेंगे तो देखो ऐसे है कुछ 45 डिग्री का एंगल ये भी होगा और ये भी 45 डिग्री का। ये वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर दे दिया है। तो इधर एक्स कंपोनेंट, इसका ए एक्स लिखेंगे तो आ जाएगा ए कॉस 45 डिग्री, तो आ गया 2 इंटू 1/√2 आ जाएगा √2। इस तरह अगर ए वाई लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा ए कॉस 45 डिग्री, तो आ गया √2। ये हम वेक्टर तो बी है तो यहाँ में बी लिखना चाहिए था, तो वेक्टर बी इक्वल टू लिखे हैं तो √2i तो लिख देंगे, लेकिन दूसरा कंपोनेंट नेगेटिव की तरफ है, मतलब y डैश की तरफ है, तो -√2j। इस तरह वेक्टर अगर हम कौन सा लिखते हैं, सी, तो वेक्टर सी देखो तो ऐसे ये 45, ये इसका मैग्नीट्यूड तो 1 मीटर है, तो इसका इधर सी एक्स होगा, इधर सी वाई होगा। तो सी एक्स इक्वल टू आ गया सी कॉस 45 डिग्री, क्योंकि ये भी बीच में ही है, तो आ गया 1 इंटू 1/√2, तो आ गया 1/√2 आ गया। इस तरह से अगर हम सी वाई लिखेंगे तो ये भी आ जाएगा सी कॉस 45, तो ये भी आ जाएगा 1/√2। तो वेक्टर सी इक्वल टू लिखें तो इसमें दोनों नेगेटिव की तरफ है, तो 1/√2 आया माइनस 1/√2j। देखो हमारे पास सभी वेक्टरों का जोड़ जो आ रहा है, तो वेक्टर ए इक्वल टू तो आ गया 0i प्लस 4j, वेक्टर बी आ गया √2i माइनस √2j, और वेक्टर सी आ गया -1/√2i माइनस 1/√2j। सभी का रिजल्टेंट जो आ जाएगा डी, तो यहाँ आ गया √2 माइनस 1/√2i, इधर से आ जाएगा प्लस 4 माइनस √2 और माइनस 1/√2j। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा √2 माइनस 1/√2i प्लस 4 माइनस √2 और माइनस 1/√2² आ गया। यहाँ से इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर यूज करके तो आ जाएगा 2.01 मीटर। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, आंसर आ गया। अब 28 नंबर क्वेश्चन कहता है
ए मैन रैन 2 किलोमीटर टुवार्ड ईस्ट, मतलब कहता है एक आदमी जो है 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, 2 किलोमीटर। इसको अगर हम वेक्टर ए मान लेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू लिख देंगे 2i कैप प्लस 0j कैप। इसके बाद कहते हैं एंड देन मेकिंग परपेंडिकुलर लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है मतलब वाई एक्सिस की ओर, उत्तर की ओर, और जाता है 500 मीटर मतलब हाफ किलोमीटर। तो अगर इसको हम वेक्टर बी मान लेते हैं लिख देंगे 0i प्लस 1/2j एंड देन रन 4 किलोमीटर आफ्टर मेकिंग परपेंडिकुलर राइट। अब यहाँ से परपेंडिकुलर दायां को मुड़ेगा तो इधर जाएगा पूरब की ओर, और गया कितना 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। इसको हम वेक्टर सी बोल देते हैं। तो यहाँ से आ गया वेक्टर सी इक्वल टू 4i प्लस 0j। कहते हैं कैलकुलेट हिज टोटल, उसका पूरा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं वेक्टर सी, सॉरी डी बोल देते हैं। तो यहाँ से अगर हम डी इक्वल टू लिखेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी या प्लस वेक्टर सी। तो यहाँ से देखें तो वेक्टर डी इक्वल टू आ गया 4×2 6i अब प्लस 1/2j। तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 36 प्लस 1/4। एलसीएम सब लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 6.01 किलोमीटर, 02 किलोमीटर। आई सिंगल को अल्फ़ा कहेंगे तो लिख लेंगे 10 अल्फ़ा इक्वल टू वाई कंपोनेंट बाई एक्स कंपोनेंट 1/2 और डिवाइड आ जाएगा 6। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 1/12, अल्फ़ा इक्वल टू आ जाएगा 10 इनवर्स 1/12 आंसर। कहता है द coordinates of the initial and final point of given vector A are respectively 2 and 3, then calculate magnitude। तो हम जानते हैं वेक्टर r इक्वल टू लिखते हैं तो x2 माइनस x1i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यहाँ से अगर r इक्वल टू लिखें तो आ जाएगा 10 माइनस 2 प्लस आ जाएगा 6 माइनस 3 j, उसके बाद k वाला टर्म तो 0 है तो इधर 0 k आ जाएगा। तो वेक्टर r इक्वल टू आ गया, जो हमारे यहाँ वेक्टर a दिया है तो हम वेक्टर a लिख लेंगे, आ जाएगा 8i कैप प्लस 3j कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 64 प्लस 9 अगर रूट नंबर 73 आंसर। 26 में कहता है कि वेक्टर p और वेक्टर q दिया हुआ है, देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ, एक में p का मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल लेंगे। p का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 आ जाएगा। सेकेंड नंबर में कहता है q का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो आ गया 5। 3 नंबर में कहता है p प्लस q का मैग्नीट्यूड, तो p प्लस q निकालना पड़ेगा। तो p प्लस q निकालेंगे तो 6 और 4 ये और ये जुटेगा i वाले साथ 10i, और उसके बाद 4 8 और 3 माइनस 3 जुटेगा तो प्लस 5j। अब इसका तो मैग्नीट्यूड कह रहा है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 125, मतलब 5√5। 4 नंबर में कहता है वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर p माइनस वेक्टर q का निकालेंगे पहले तो आ जाएगा 4
-4 मतलब 2 आया, और 8 - 3 आ जाएगा +11 जे। तब इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 स्क्वायर + 11 स्क्वायर आ जाएगा, ये भी 125 मतलब 5√5। इसके बाद कहता है Q - P, तो वेक्टर Q माइनस वेक्टर P करेंगे तो उल्टा घटाएंगे तो 4 -2 आए, अब -3 अब माइनस तो -11 जी। इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -11 का होल स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा 125, तो यहाँ भी आ गया 5√5। 6 नंबर में कहता है P डॉट Q करो, तो वेक्टर P डॉट जब Q करेंगे तो इसका कोफिशिएंट जोड़ इसका कोफिशिएंट होता है, तो 6 × 4 जोड़ आ जाएगा 8 × -3, 8 × -3, यहाँ से आ गया 24 और -24 = 0। ये कहता है P क्रॉस Q निकालो, तो P क्रॉस पहले Q निकाल लेंगे, तो इसके लिए नया पेज ले लेते हैं। तो हम जानते हैं I लेते हैं, J लेते हैं और K लेते हैं डिटर्मिनेंट में, और P का वेक्टर P के I J K का कोफिशिएंट लेते हैं। तो देखिए वेक्टर P में I का कोफिशिएंट 6 है, J का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर हम 0 K लिख सकते हैं और यहाँ पर भी हम 0 K लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दें 6 8 0 और क्यूब में क्या है 4 -3 0, देख लीजिए 6 8 0 4 -3 0। इसका जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसको प्लस इसको माइनस इसको प्लस, तो आई कैप रख लेंगे, तो 8 0 -3 0, इसके पड़ोसी को ढक देते हैं, फिर -j इसके पड़ोसी को छोड़ देते हैं, तो 6 4 0 0, बाद प्लस के कैप इसके पड़ोसी को ढक देते हैं, तो 6 8 4 -3, तो यहाँ से आ गया, इस तो 0 आ गया, ये भी 0 j आ गया, और ये जो आ गया तो आ गया -18 और -32, कितना आ गया -50, तो -50 के कैप। तो हमारे पास जो आ गया वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q आ गया -50 के। इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे, तो आ जाएगा, सॉरी 50 है तो 50 आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आया है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की तरह है, A B है, तो A का प्लस B का मैग्नीट्यूड A - B का B - A डॉट B A क्रॉस B सेम टू सेम है, डाटा सिर्फ अलग है, फाइंड हो जाएगा। इसमें कहता है देयर आर 2 वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली 2 मीटर और 4। मान लो तो वेक्टर A है, जिसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर दिया है, और वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर दिया है, दोनों के बीच का एंगल दिया है 30 डिग्री। एक नंबर कहता है स्केलर प्रोडक्ट निकालो, स्केलर मतलब A डॉट B, जब A डॉट B करेंगे तो आ जाएगा AB cos थीटा, यहाँ A आ गया 2, B आ गया 4 मीटर और cos 30 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर गुने √3/2, तो आ गया 4√3 मीटर स्क्वायर, 4 और √3 का मान देगा 1.732, तो आ जाएगा 4 दूनी 8 4 तिया 12 7 चौक 28 29 4 1 5 1 6 मीटर स्क्वायर आंसर। इसके 2 नंबर में कहता है
मैग्नीट्यूड ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो यहाँ से आ गया 2 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से आ गया 4 दूनी 8 मीटर स्क्वायर और साइन 30 का मान 1/2 आ गया कट के 4 मीटर स्क्वायर। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हम जानते हैं हुआ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम अगर कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या बट्टे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें ए दिया है और बी दिया है। तो अगर हम ए डॉट बी निकालेंगे तो आ जाएगा 3 और 2 को गुना होगा 3 गुने 2 प्लस 2 इसके पीछे 1 है तो 2 गुने 1 तो आ गया 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। तो हमें ए डॉट बी का जो वैल्यू आ गया तो 8 आ गया। इस तरह ए का मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ गया 9 प्लस 4 रूट अंडर 13 और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट में तो आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू रूट 5। हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइड में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी का मान तो आ गया 8 उसके बाद रूट 13 और गुने रूट 5 तो आ गया रूट यहाँ दोनों रूट में है तो लिख देंगे रूट 13 इंटू 5 आ गया 8/√65। आंसर तो हमारा 10 में दिया है। तो अगर हमारे पास आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 8/√65 तो हम जानते हैं v/h होता है, इसलिए यहाँ से देखें तो v इक्वल टू 8 आ गया और h इक्वल टू √65 आ गया। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे तो हम लोग जानते हैं p इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। तो h स्क्वायर में आ जाएगा √65 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर तो आ गया 65 माइनस 64 आ गया 1। p अगर 1 आ गया तब इसको हम लिख सकते हैं 10 में तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा p/b इक्वल टू 1/, p तो 1 है और b 8 है तो 1/8 तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 1/8। सर इसमें भी कहता है कॉस थीटा का मान निकालिए। तो इसमें अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेंगे तो देखो इसके पीछे 1 है तो 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 कितना आ गया 2 प्लस 12 14 और ए का मैग्नीट्यूड लेंगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 10 और बी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर आ गया 20। तो यहाँ से देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बट्टे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आ गया 14/√10 इंटू √20। तो यहाँ से देखें तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 14/√10 इंटू 20 तो आ गया 14/√10 इंटू 2 इंटू 10 फैक्टराइज किए हैं तो cos थीटा इक्वल टू आ गया 14/10√2 तो आ गया यहाँ 7 और 5 7/5√2। यहाँ से देखें तो थीटा इक्वल टू आ गया कॉन इनवर्स कैलकुलेशन करेंगे ये आ जाएगा आंसर।
कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वही एंगल निकालना है। तो यहाँ देखो a डॉट b कर रहे हैं तो आ जाता है 6 गुना 4 जोड़ माइनस 8 गुना 3, तो आ गया 24 माइनस 24 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू आ जाता है a डॉट b बाय a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड तो 0 बटा a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, तो कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आंसर। इसमें भी कहता है एंगल निकालना, इसमें भी है वो एंगल निकालना। इसमें है, इसमें देखो पी क्रॉस क्यू बराबर पी क्यू, तो एंगल बिटवीन कह रहा है, तो हम जानते हैं पी क्रॉस क्यू बराबर लिखेंगे तो पी क्यू साइन थीटा। यहाँ से देखें तो पी क्रॉस क्यू बराबर जानते हैं पी क्यू साइन थीटा, तो हम पी क्रॉस क्यू बराबर क्या दिया है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर आ गया पी क्यू साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ से देखें पी क्यू कट गया तो इधर आ गया 1 बराबर साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो ये आ गया। इसमें कहता है पी क्रॉस क्यू बाय 0 है, तो इसके लिए एंगल आ जाएगा 0 डिग्री, पी डॉट क्यू 90, इसके लिए आ जाएगा 90 डिग्री। इसमें पी डॉट क्यू बराबर दिया है पी क्यू, तो इसमें आ जाएगा 0 डिग्री। ये फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद कहता है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है, सी ए है और ये बी है और ये वेक्टर सी है, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। थोड़ा गौर से देखिए तो आपको परपेंडिकुलर लगेगा। इस तरह से है। तो इसमें कहता है कि वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो यहाँ से जान लो कि वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर बी पे भी क्या होगा परपेंडिकुलर। मतलब वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है, बी पे परपेंडिकुलर, तो वेक्टर सी है, मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी जो हो जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा वेक्टर सी का, इसलिए यहाँ से लिखेंगे तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बी साइन 90 डिग्री, इसका डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर सी के तरफ। यहाँ से ए बी आ गया बाहर, साइन 90 का मान 1 और सी क्रॉस यूनिट वेक्टर सी आ गया, तो ए बी और सी का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड असाइन देंगे 0 डिग्री, ए बी सी गुना 1 गुना 0 आ गया, यहाँ पे 0 आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर सच दैट देयर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। कहता है वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार से है कि इसका रिजल्टेंट जो है मतलब ए प्लस बी, तब ये रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है। तो अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो इस पर परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, तो मतलब हमारा पास जो हमारा ये आ जाएगा, ये वेक्टर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो कहते हैं आर का जो मैग्नीट्यूड है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, जिसका भी ए है, ये अगर बी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू तो रूट अंडर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस आर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड तो ए दिया है, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी ए दे दिया है, तो ए स्क्वायर तो आ गया 2a स्क्वायर बट्टे रूट 2 इंटू ए आ जाएगा आंसर। इसमें कहता है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए विच मेक्स इक्वल एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्स, मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा दे दिया, और हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होता है 1।
तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा सब बराबरी है, तो इसलिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 के बराबर है। तो यहाँ से आ गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 1/3, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आ गया 1/√3। इसमें हम एक्स कंपोनेंट लिखते हैं तो ए कॉस अल्फ़ा होता है, ए वाई कंपोनेंट में ए कॉस बीटा होता है और ए जेड कंपोनेंट में ए कॉस गामा होता है। तो इसलिए अगर इस ए एक्स कंपोनेंट लिखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फ़ा का 1/√3, इसलिए कंपोनेंट ए3 आंसर। 41 क्वेश्चन है, इसमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी। तो वेक्टर ए को अगर देखें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 15 न्यूटन है, इधर से 53 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर कितना बनाएगा 37। तो इसका इधर कंपोनेंट होगा ए एक्स, इधर होगा ए वाई। अगर ए एक्स कंपोनेंट लिखते हैं तो लिखेंगे ए कॉस 53 डिग्री, तो 15 और कॉस 53 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 3/5 इक्वल टू आ गया 9। और ए वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो लिखेंगे ए कॉस 37 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 15 और कॉस 37 का होता है 4/5, तो आ गया 12। तो वेक्टर ए इक्वल टू दोनों पॉजिटिव में है, तो 9i कैप प्लस 12j कैप, मतलब इसका दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव वाई की तरफ, इसलिए ये आ गया। अगर हम वेक्टर बी लिखते हैं तो वेक्टर बी सिंपली लिख देंगे 0i प्लस 8j, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट क्या है 0 है। अगर वेक्टर सी लिखें हम इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर एक्स, इधर वाई डैश, इधर से 37 है, तो अगर ये 37 डिग्री है तो ये आ जाएगा 53 डिग्री, इसका नाम देते हैं वेक्टर सी, जिसका 20 है। तो इधर आ जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, इधर आ जाएगा वाई कंपोनेंट, तो सी एक्स लिखेंगे तो सी कॉस 53 डिग्री, तो यहाँ से आ गया 20 और गुने 3 का वैल्यू होता है 3/5 इक्वल टू आ गया 12। अगर सी वाई लिखेंगे तो सी कॉस 37 डिग्री आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 4/5 इक्वल टू आ गया 16। तो देखो वेक्टर सी में दोनों निगेटिव की तरफ है, तो वेक्टर सी इक्वल टू आ गया -12i -16j। हमारा ए आ गया, वेक्टर बी आ गया और वेक्टर सी आ गया, तो इसका कहता है क्या रिजल्टेंट निकालना है। तो अगर हमें रिजल्टेंट लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए दिया है 9i प्लस 12j, तो 9i कैप प्लस 12j कैप। वेक्टर बी दिया है 0i कैप प्लस 8j कैप, और वेक्टर सी दे दिया है कितना निकालना है तो -12i -16j, तो -12i और -16j। तो यहाँ से इस सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -3i कैप, सबको ऐड किए हैं आई वाले को और जे वाले को ऐड करेंगे तो 12 8 20 में 16 हो गया प्लस 4j। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 5 न्यूटन आंसर।
क्योंकि सब यूनिट का न्यूटन में था, इसलिए इसका आंसर भी न्यूटन में आएगा। इसमें कहता है, देखो इसमें सॉल्यूशन करेंगे तो फोर्स दे दिया है 4I + 5J के, तो नहीं है तो 0 के, न्यूटन में है। एंड डिस्प्लेसमेंट थ्रू द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 3I कैप + 0J कैप, देखो इसमें J नहीं है, + 6K कैप। कहता है इसमें वर्क डन निकालने की, तो वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है F.S, तो मतलब इसका होगा गुना, तो क्या होगा 4 × 3 जोड़ 5 × 0 जोड़ 0 × 6, तो आ गया 12 जोड़ 0 जोड़ 0, 12 जूल आंसर। 43 है, इसमें कहता है फोर्स दे दिया है इसमें, वही 6I कैप + 5J कैप और -3K कैप। अगर इसको हम R1 बोलते हैं, इसको R2, R1 पोजीशन से R2 वेक्टर पोजीशन तक ले जाता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखेंगे तो ये R2 हो गया, तो R2 वेक्टर -R1। तो देखते हैं 10I - 10I, तो यहाँ से आ जाएगा 10I - 10I होगा, तो 0I, अब -3J में से -2J घटाएंगे तो -J, और 6K - 7K होगा, तो माइनर मिस्टेक हो गया। ये पोजीशन दिया है R1 और ये पोजीशन दिया है R2 और ये दिया है फोर्स। कहता है बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव फ्रॉम पोजीशन इतना मीटर टू पोजीशन इतना मीटर, फोर्स लगा है इतना न्यूटन, कैलकुलेट वर्क, तो हम यहाँ F = लिखेंगे, तो आ गया 10I - 3J + 6K, और S = लिखेंगे तो आ जाएगा R2 - R1 वेक्टर, तो 10 में से 6 गया, 4I वेक्टर, -2 में से -5 घटेगा तो -7J, और 7 में से -3 घटेगा तो +10 K आ गया था। हमें तो वर्क डन निकालना है, तो होता है F.S, तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 10 × 4 प्लस -3 × -7, -3 × -7 प्लस 6 × 10, 6 × क्या आ गया 10, तो यहाँ से आ गया 40 + 21 + 60, 121 जूल। अब वेक्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, कहता है क्वेश्चन में 3 इक्वल फोर्सेज ईच ऑफ वैल्यू 1 न्यूटन एक्ट्स along the side BC, CD and DE, BC, CD and DE of regular hexagon ABCD, calculate the magnitude of the resultant। इसमें एक चीज़ ध्यान देना होता है कि अगर कहीं पर रेगुलर हेक्साजोन है, ये इसका जितना भी एंगल होता है ये 60 डिग्री का, क्योंकि ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये भी एक्स, और ये भी एक्स, कितना है 1 2 3 4 5 6 एक्स बराबर होता है 360 डिग्री, तो एक्स का मान हो जाता है 360 डिग्री बटे 6 मतलब 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60, ये भी 60, याद रखना ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा 120 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इसका रिजल्टेंट आएगा BC और AD का, ये आ जाएगा, इसको हम R कहेंगे। अब देखो ये दोनों इक्वल है तो ये एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री आएगा तो ध्यान से देखिएगा, तो ये भी होगा 30 डिग्री, तो इधर आ गया 90, तो इधर आ गया 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ R1 = लिखेंगे,
वेक्टर R1 इक्वल टू तो BC प्लस क्या लिखेंगे CD, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस 2BC इंटू CD और cos 60 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो R1 का मैग्नीट्यूड आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 और cos 60 का मान 1/2, तो 2 था तो कट गया, तो अंदर में आ गया √3। तो R1 का मैग्नीट्यूड आ गया 3। अब देखो R1 और CD जो DE जुटेगा तो हमारा ये रिजल्टेंट आएगा। अब ये R1 वेक्टर में और CD DE वेक्टर का एंगल 90 डिग्री है। हम यहाँ से लिखेंगे वेक्टर R इक्वल टू तो वेक्टर वेक्टर R1 अब प्लस लिख DE, दोनों के बीच का एंगल 90 आ गया, ज्योमेट्री अप्लाई करके निकाले हैं। इसका आ जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर प्लस 2DE और cos 90 डिग्री। तो यहाँ से देखें तो आ गया √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इधर वाला टर्म सब आ जाएगा 0। 3 प्लस 1 रूट में आ गया 4, इस बाहर निकालेंगे तो आ गया 2। इसका न्यूटन दिया है तो न्यूटन में आंसर आ गया। इसका रिजल्टेंट कितना आ गया 2 न्यूटन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जो प्रॉब्लम हुआ कमेंट करें और शेयर करें। कम से कम 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, इसका फ़ायदा लाभ उठाएं। थैंक यू।